पुनः से दोस्तों, भारतीय राजनीति में वर्ग, लिंग एवं जातीयता यानी क्लास, जेंडर एंड एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो आधुनिक समाजों में वर्ग स्तरीकरण का प्रमुख आधार है। आधुनिक समाजों में वर्ग स्तरीकरण का स्ट्रेटिफिकेशन का प्रमुख आधार है। आप अमीर वर्ग से हैं या आप गरीब वर्ग से हैं, तो एक प्रकार से स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है। मार्क्स ने कहा भी है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, पर अधिक स्पष्टतः आधारभूत रूप से वह एक वर्ग प्राणी। वर्ग तात्पर्य जातियों के उस समूह से है जिनका समाज में एक समान पद या परिस्थिति स्टेटस होता है। तो ऐसी जातियों के समूह से है जिनका समाज में एक समान पद या स्टेटस होता है। मार्क्स ने आर्थिक आधार पर वर्ग की संकल्पना की। तो अमीर वर्ग होगा, दूसरा गरीब वर्ग होगा। मार्क्स के अनुसार वर्ग ऐसे लोगों का समूह है जो किसी विशेष उत्पादन प्रणाली, मोड ऑफ प्रोडक्शन पर स्वामित्व रखता है या जीवन निर्वाह के लिए श्रम पर आधारित होता है। तो वही है कि आप या तो कैपिटलिस्ट हो सकते हैं जहाँ पर मोड ऑफ प्रोडक्शन पर आपका अधिकार होगा, या तो आप फिर लेबर हो सकते हैं, आप वर्कर हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, जहाँ श्रम पर आधारित आप काम करेंगे। प्रथम वर्ग संपत्तिशाली होगा, ये हैव की कैटेगरी वाला वर्ग होगा और शोषक होता है। श्रम पर आधारित वर्ग संपत्ति विहीन, शोषित व पराधीन होता है। मैक्स वेबर ने शक्ति संबंधी, फॉर एग्जाम्पल परिस्थिति, सम्मान आदि के आधार पर वर्गों को परिभाषित किया है। शक्ति संबंध के आधार पर वर्गों को परिभाषित किसने किया है? मैक्स वेबर ने। भारतीय समाज भी दो वर्गों में बटा हुआ है, एक बुर्जुआ, दूसरा सर्वहारा। लेकिन भारत में यह विभाजन तीव्र नहीं। यहाँ संस्कृति ही ऐसी है कि यहाँ के गरीब अपनी गरीबी के कारण बुर्जुआ शोषण को नहीं बल्कि ईश्वरीय अभिशाप को समझते हैं। भारत में गरीबी का जो कारण है वो लोग भगवान को दोष देते हैं। लोग ये नहीं मानते हैं कि पूंजीपति हमारी जो संपत्ति है उसको एक प्रकार से हमें उनके माध्यम से हम गरीब बन रहे हैं, बल्कि क्या मान रहे हैं कि भगवान का कोई अभिशाप है, इसी कारण हम गरीब। फिर भी वर्गीय संकल्पना भारतीय लोकतंत्र की कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है। उच्च वर्ग हो या मध्यम वर्ग, कामगार हो या नव मध्यम वर्ग, उपासित हो या दलित और पिछड़ा वर्ग भारतीय राजनीति की दिशा और दशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय राजनीति पर वर्ग के प्रभाव को लेकर विभिन्न सिद्धांतों के अलग अलग विचार। रुडोल्फ और रुडोल्फ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, जो कि 1987 में आती है, में लिखा है कि भारत में वर्ग राजनीति नहीं रही। वर्ग की अवधारणा यहाँ सदा सीमित एवं हाशिए पर रही। सरकार के नीतिगत एजेंडे व दलों के चुनावी समर्थन को वर्ग बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। भारत की राजनीति वर्ग की बजाय जाति, धर्म, भाषा और रेशियलिटी पर आधारित थी, रेसस पर आधारित थी, जातीयता पर आधारित थी। रुडोल्फ के विपरीत जॉन हैरिस ने भारतीय राजनीति में वर्ग के महत्व को स्वीकार किया। हैरिस के अनुसार राजनीतिक विश्लेषण की एक श्रेणी के रूप में वर्ग की संकल्पना बिल्कुल धूमिल नहीं है। यदि हम वर्ग की सीमित राजनीतिक भूमिका को स्वीकार करते हैं तो भारतीय राजनीति में मध्यम वर्ग की जो केंद्रीय राजनीतिक भूमिका रही है उसकी अनदेखी नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास है वो एक प्रकार से भारत में महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है, जिसने भारतीय राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। तो आप अगर एक प्रकार से वर्ग की राजनीति कह रहे हैं, वर्ग की राजनीति है ही नहीं, तो फिर आप मिडिल क्लास की जो भूमिका है उसको कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं, तो ये गलत है। जॉन हैरिस के स्थान पर रोनाल्ड जे हैरिंग अपने लेख क्लास पॉलिटिक्स इन इंडिया 2013 में लिखते हैं कि राजनीति चाहे जो रूप ले ले, वर्ग की अवधारणा जीवन व चयन के भावी वितरण व राजनीति के नए रूप की निर्धारक कारक बनी रहेगी। तो राजनीति चाहे जो रूप ले ले, वर्ग की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास जीवन व चयन के भावी वितरण राजनीति के नए रूप का निर्धारक तत्व बनी रहेगी। योगेंद्र यादव, संजय कुमार एवं ओलिवर हेथ ने अपने लेख द बीजेपी न्यू सोशल ब्लॉक 1999 में मध्यम वर्ग को और उसकी भूमिका को नए सामाजिक ब्लॉक के रूप में प्रयोग किया। इस न्यू सोशल ब्लॉक में शहरी नवधनाढ़, मध्यम वर्ग, ऊंची जातियां, भूमिपति एवं किसान शामिल हैं। 1996, 98, 1999, 2014, 16 के आम चुनावों में बीजेपी की जीत के पीछे इस मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1980 के दशक में किसान वर्ग ने भी भारतीय राजनीति पर निर्णयकारी प्रभाव डाला था। हालांकि यह आशंका जाहिर की गई थी कि हरित क्रांति लाल क्रांति में बदल जाएगी। हरित क्रांति जो है एक प्रकार से रेड रिवॉल्यूशन यानी कि जो नक्सली मूवमेंट है उसमें बदल जाएगी, क्योंकि इसका लाभ केवल भूमिपतियों को ही मिला है। उत्तर
भारतीय कृषि प्रधान राज्यों में आर्थिक खाई बहुत चौड़ी हो गई, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोडोल्फ ने हरित क्रांति से उपजी कृषि परिस्थितियों को बुलक बुलक कार्ट कैपिटलिज्म यानी बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में वर्णित किया है। जबकि पशुपति से तिरुपति तक फैले नक्सलवाद को उसके नेता और समर्थक वर्ग युद्ध क्लास स्ट्रगल कहते हैं। यह वर्ग संघर्ष भूमिहीन श्रमिकों के आर्थिक शोषण के साथ साथ अधीनता, उत्पीड़न और सापेक्षिक वंचन के अन्य कारणों को भी प्रकट करता है। जहां तक विभिन्न वर्गों के आपसी संबंधों एवं राज्य व लोकतंत्र के साथ वर्गीय संबंधों की बात है, तो हमें सुदीप्तो कविराज, योगेंद्र यादव, सुनील खिलनानी के विचारों को साझा करना होगा। सुदीप्तो कविराज ने पारस्परिक अपूर्णता, म्यूचुअल इम्परफेक्शन और एक साझा राजनीतिक भाषा, कॉमन पॉलिटिकल लैंग्वेज शब्दावली से इन संबंधों को प्रकट किया। कविराज का मानना है कि मिडिल क्लास व ऊंची जातियों के अभिजात यानी अपर क्लास पॉलिटिकल एलिट है, भारतीय लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। लेकिन ये एलिट व आम जन आपस में घुल मिल नहीं पाए, यानी इनमें पारस्परिक अपूर्णता रही। तो इस प्रकार से म्यूचुअल इम्परफेक्शन रहा, अपोलिटिकल कॉमन पॉलिटिकल लैंग्वेज जो महत्वपूर्ण शब्दावली है इनकी। तो उच्च जाति के राजनीति अभिजनों की भाषा अंग्रेजी थी, जिस कारण वह तर्क संगत कानूनी संरचनाओं व आधुनिक विचार को आम जन तक कम्युनिकेट नहीं कर पाते, यानी उसमें एक साझी राजनीतिक भाषा का अभाव रहा, कॉमन पॉलिटिकल लैंग्वेज का अभाव रहा, क्योंकि एलिट सेक्शन की जो भाषा थी भारत में शुरू से ही 1947 के बाद से या अंग्रेजों के समय से ही क्या थी, अंग्रेजी थी। तो वो एक प्रकार से जो आम जनता है उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। कविराज के अनुसार इसका परिणाम ये निकला कि अधीनस्थ वर्गों ने नया अभिजात, न्यू एलिट पैदा कर लिया, जो जनता के साथ कम्युनिकेट तो बहुत अच्छी तरह से कर पाता था, पर आधुनिकता और लोकतांत्रिक समाज के प्रति उनके विचार अलग थे। तो न्यू एलिट तो आपने बनाया, लेकिन क्योंकि वो कम्युनिकेशन तो अच्छे से कर पा रहे थे, लेकिन लोकतांत्रिक समाज और आधुनिकता के प्रति उनके विचार अलग थे, एक प्रकार से रूढ़िवादी थे। तो योगेंद्र यादव 1990 के बाद आए राजनीतिक परिवर्तनों को द्वितीय लोकतांत्रिक लहर यानी सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज कहते हैं। इस लहर में जन आकांक्षाओं के प्रकटीकरण के लिए पिछड़ी एवं दलित जातियों ने नेताओं की पूरी एक नई पीढ़ी प्रकट। तो इस लहर में जन आकांक्षाओं के प्रकटीकरण के लिए पिछड़ी एवं दलित जातियों से नेताओं की पूरी एक नई पीढ़ी प्रकट हुई, पर यह पीढ़ी संगठनात्मक स्थापना व अपनी कार्यशैली में पूर्णतः अलोकतांत्रिक थी, डेमोक्रेटिक नहीं थी। प्रधान शब्दों में मायावती, लालू प्रसाद, मुलायम सिंह आदि की कार्यशैली से हम योगेंद्र यादव की इस भाषा को समझ सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि चूंकि नई एक प्रकार से लीडरशिप आई, लेकिन ये डेमोक्रेटिक नहीं थी कहीं से कहीं तक। सुनील खिलनानी का प्रसिद्ध कथन है कि भारत में लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव तक सीमित हो गया है, लोकतांत्रिक नागरिकता के अधिकार पीछे चले गए। भारतीय वर्ग संरचना की विशेषताएं, तो श्रम शक्ति में औपचारिक क्षेत्र का हिस्सा अत्यंत कम है, यानी फॉर्मल सेक्टर का जो योगदान है बहुत ही कम है। श्रम बल का लगभग 83% हिस्सा अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है। इस अनौपचारिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आ सकते हैं? खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर या घरेलू नौकर के श्रमिकों में संगठन व चेतना का अभाव होता है। औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूर वर्गों के जीवन व श्रम की स्थितियां बहुत भिन्न होती हैं, अतः यहाँ एक कॉमन राजनीतिक वर्ग चेतना विकसित नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं कहीं न कहीं उनको सोशल सिक्योरिटी के लाभ मिलते हैं, उनको एक प्रकार से उनका जो जीवन है एक प्रकार से जो अस्थायी मजदूर हैं या अनौपचारिक क्षेत्र में जो मजदूर हैं उनके जीवन से अच्छा रहता है, इसलिए वो एक प्रकार से उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं या उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते। अब चूंकि जो ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र के जो वर्कर हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, वो एक प्रकार से अपना जो क्लास है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूर होते हैं उनमें एक प्रकार से मान लो खेतिहर मजदूर हो गया, निर्माण मजदूर हो, घरेलू, उनके पास चेतना का अभाव रहता है, उनके पास संगठन नहीं रहता है। संगठन कहाँ बनेगा? जब आप फॉर्मल सेक्टर में आओगे, लेकिन भारत में 90% या 95% क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर, तो चेतना निर्माण हुआ नहीं, अतः यहाँ एक कॉमन राजनीतिक वर्ग चेतना विकसित नहीं हुई। औपचारिक क्षेत्र के श्रमिक अभिजात वर्ग की मानसिकता से ग्रसित रहते हैं, तो वो भी एक प्रकार से जो औपचारिक क्षेत्र के यानी फॉर्मल सेक्टर के जो श्रमिक हैं उनके अंदर भी एक एलिट वाला ग्रुप या एलिट वाला भावना आ जाती है उनके अंदर भी, और वो जो इनफॉर्मल सेक्टर के मजदूर हैं उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं या उनको दोयम दर्जे का मानते हैं। लेबर यूनियनों का राजनीतिक दलों से संबंध, तो INTUC यानी इंटक ये कांग्रेस का है, AITUC ये एटक ये CPI से है, CITU C2 ये CPIM से जुड़ा हुआ।
राजनीतिक दलों से जुड़ाव के कारण ये यूनियन श्रमिक हितों की बजाय दलीय हितों को प्राथमिकता देती है। तो चूंकि ये जो मजदूर संगठन है ये एक प्रकार से दलों से जुड़े हुए राजनीतिक संगठन, राजनीतिक जो दल होते हैं उनसे जुड़े हुए हैं, तो ये राजनीतिक श्रमिक हितों की बजाय ये दलीय हितों को प्राथमिकता देते हैं, है ना। इन लोगों की ज़्यादा संख्या बिखराव इनकी सौदेबाजी की शक्ति को कम करता था। जितनी ज़्यादा यूनियन होंगे उतनी ज़्यादा आपकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दूसरा तो समझौता करने के लिए तैयार है ना, आपकी बात मानने के लिए तैयार है। इसलिए अगर संगठित आप नहीं रहोगे तो कहीं ना कहीं ये आपके बिखराव का कारण बनेगी। व्यक्तिवाद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिकुलरिज्म, तो इस सिद्धांत के तहत श्रमिक नेता वर्गीय चेतना और वर्गीय पहचान के बजाय जाति, धार्मिक, क्षेत्रीय, भाषाई पहचान को महत्व दे स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। नियोक्ता की बजाय सरकार से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं वह कल्याणकारी एवं जनहितैषी योजनाओं से उनका जीवन स्तर सुधारे। तो ये अपने जो एम्प्लॉयर है जहाँ पर वो काम करते हैं उसके बजाय सरकार से उम्मीद रखते हैं कि सरकार हमारी जन कल्याणकारी एवं जनहितैषी योजनाओं से हमारा जीवन सुधारेगी। रुडोल्फ डक के अनुसार व्यापारिक हित यानी बिजनेस इंटरेस्ट प्रतिस्पर्धी दलीय राजनीति में संगठित श्रम की तुलना में अपने हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो अपना जो इंटरेस्ट है ज़्यादा अच्छे से रख पाते हैं जो संगठित श्रम जो समूह है उनके मुकाबले में। भारतीय मध्यम वर्ग की भी कई प्रकार के हैं। एक है प्रभुत्वशाली अंश यानी डोमिनेंट फ्रैक्शन। फर्नांडीज व हेलर ने इन्हें न्यू मिडिल क्लास कहा। इसमें अंग्रेजी बोलने वाले महानगरीय पृष्ठभूमि वाले उच्च जात के वे उच्च पेशेवर सीईओ वगैरह आते हैं जो सांस्कृतिक पूंजीवाद कल्चरल कैपिटलिज्म पर निर्भर होते हैं। दूसरे पेटी बुर्जुआ आते हैं, व्यापारी हो गए, छोटे उत्पादक हो गए, इसमें आते हैं। इनके पास थोड़ी आर्थिक पूंजी होती है लेकिन ये कहीं ना कहीं जो न्यू मिडिल क्लास है उससे नीचे रहते हैं। तीसरे वर्ग में वेतनभोगी श्रमिक आते हैं जिनके पास कुछ शैक्षणिक पूंजी रहती है, एजुकेशनल कैपिटल होती है। देशपांडे के अनुसार मास फ्रैक्शन है, तो देशपांडे के अनुसार यह मास फ्रैक्शन है यानी सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास चीज़ें हैं या यही ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हीं का वर्ग ज़्यादा सख्त है। लीला फर्नांडिस, भारत का मध्यम वर्ग समयानुसार नहीं, भारत का मध्यम वर्ग है समयानुसार नहीं। योगेंद्र यादव, भारत का मध्यम वर्ग न आधुनिक है और न ही परंपरावादी। वर्गीय राजनीति पश्चिम बंगाल व केरल के अलावा और क्षेत्रों में ज़्यादा पनप नहीं पाई है। जाति व वर्ग के आपसी संबंध, तो राम मनोहर लोहिया, जातियां उदार होकर वर्ग बन जाती हैं और वर्ग संकुचित होकर जातियां बन जाती हैं। तो जातियां उदार होकर वर्ग बन जाती हैं और वर्ग संकुचित होकर जातियां बन जाते हैं। पश्चिम बंगाल व केरल को छोड़कर जहां वर्ग के आधार पर राजनीतिक घेराबंदी होती है, बाकी जगह पर वर्ग व जाति आपस में गड्ढम गड्ढा है, यानी कि दोनों में एक प्रकार से कोई ओवरलैपिंग है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, अंतर नहीं है या स्पष्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं। उदाहरण स्वरूप उत्तर तमिलनाडु के अधिकांश गरीब मजदूर पेरियार जाति के हैं जबकि अमीर किसान एक प्रभुत्वशाली जाति मुदलियार के हैं। इन परिस्थितियों में श्रम एवं पूंजी के बीच जातीय संबंध भी आ जाते हैं। भारतीय गांवों में वर्ग के बजाय जाति ज़्यादा सक्रिय राजनीतिक शक्ति के रूप में कार्य करती है। आंद्रे बेते ने दक्षिण भारत के श्रीपुरम में जाति व वर्ग के अध्ययन में पाया कि सांप्रदायिक व राजनीतिक कार्यवाही के लिए वर्ग आधार नहीं होता है। जाति व्यवस्था में उच्च जातियां सत्ता प्राप्ति है तो निम्न जातियों की सेवा के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, लेकिन वर्ग व्यवस्था में निम्न वर्ग उच्च वर्ग का संरक्षण प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। भारत में ओबीसी की पहचान के लिए जाति ही निर्धारित तत्व रही है। पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर आयोग बना था ये 1953 में। उदयती पिछड़ा वर्ग आयोग जिसे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग भी कहा जाता है 1979 में बना, ने जाति को ही आधार मान आरक्षण और सकारात्मक कार्यवाही की सिफारिश की। गेल ओम्बेट ने अपनी जो कृति है क्लास कास्ट एंड लैंड इन इंडिया 1982 में वर्गों की संरचना को जाति के संदर्भ में और जातियों की गतिशीलता को वर्गों के संदर्भ में समझाया। ऐसा ही D.L. सेठ ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड सेकुलराइजेशन प्रोसेस इन इंडिया 1999 में किया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। द आइडिया ऑफ इंडिया 1999 में आती है, सुनील खन्नानी की है। इंडियाज न्यू मिडिल क्लास डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन एन एरा ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म 2006 में पुस्तक आती है, लीला फर्नांडिस की पुस्तक। तो नेक्स्ट है लिंग यानी जेंडर। तो भारतीय चुनाव में शुरू से ही जेंडर है महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, लेकिन 90 के दशक में लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी जिस प्रकार बढ़ी उससे भारतीय राजनीति में एक नया उभार सामने आया।
80 के दशक में अन्य सीमांत एवं हास्यकृत समूहों के साथ साथ महिलाओं की भी राजनीतिक भागीदारी बढ़ी। 2009 से 14 के आम चुनाव में हालांकि महिलाएं कुछ कुल जनसंख्या की लगभग 49% थी, इसके बावजूद लोकसभा एवं विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व कभी भी 15% से ज्यादा नहीं रहा। 17वीं लोकसभा में यानी 2019 में 78 महिला सांसद जीती थी, जो कि उनके प्रतिनिधित्व का 14.36% था, जबकि राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 5% है। तो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी एवं महिला आंदोलन। भारत में लैंगिक आंदोलन को 3 लहरों अथवा अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। स्वतंत्रता से 1970 तक और 1970 के बाद। स्वतंत्रता पूर्व के लैंगिक आंदोलनों का विकास। तो पहली लहर की शुरुआत समाज सुधार आंदोलनों के रूप में हुई, जिनकी बागडोर राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे, ज्योतिबा फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि पुरुषों के हाथ में थी। 1920 के दशक में गांधी जी के नेतृत्व में महिलाएं राजनीतिक जन आंदोलनों का हिस्सा बनी। सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, एनी बेसेंट जैसी नेताओं ने राजनीति जागृति लाने का काम किया। 30 के दशक के मध्य गांधी जी ने मृदुला साराभाई से कहा कि मैंने भारतीय महिलाओं को रसोई घर से बाहर लाने का कार्य किया है, अब आपको उन्हें वापस लौटने से रोकने का काम करना। बीना मजुमदार के अनुसार भारतीय नारीत्व की अप्रयुक्त शक्ति को जगाना गांधी जी का अनोखा योगदान था। 1937 में मार्गरेट का जन्म कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा 1937 में अखिल भारतीय महिला संघ ऑल इंडिया वुमेन फेडरेशन की स्थापना की गई, जो आज भी महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाला प्रमुख नारीवादी संगठन है। स्वतंत्रता के बाद से 1960 के दशक तक महिलाओं के संघर्ष का यह चरण ऐसे आंदोलनों के साथ जुड़ा हुआ था जो चरित्र में सामंत विरोधी, पूंजीपति विरोधी और राज्य विरोधी थे। इस दौरान महिला आंदोलन औपचारिक पार्टी दिशा निर्देशों से बाहर संगठित हुआ। इस दौरान की प्रमुख गतिविधियां थी तेभागा आंदोलन, पश्चिम बंगाल में हुआ 1946-47 में, किसान आंदोलन में तथा तेलंगाना किसान आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। नक्सली आंदोलन में भूमिका रही महिलाओं की। 1973 में महाराष्ट्र में मृगाल गौरे के नेतृत्व में कीमत वृद्धि के विरुद्ध महिला मोर्चे की स्थापना की गई। फिर जेपी की संपूर्ण क्रांति के प्रभाव में चल रहा गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, उत्तराखंड का पर्यावरण से जुड़ा चिपको आंदोलन, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा के अलावा सुंदर देवी भी एक महत्वपूर्ण हस्ती थी। शाहदा आंदोलन ये 1972 में होता है। धुलिया जिला महाराष्ट्र आदिवासी भील महिलाओं का आंदोलन था। यह आंदोलन सामंती शोषण के खिलाफ शुरू हुआ, फिर इसने घरेलू हिंसा एवं शराब विरोधी आंदोलन का भी रूप ले लिया। 1972 में इला भट्ट ने अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाओं की मदद के लिए एक सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। ब्रिटिश राज हटने के बाद भारतीय महिला आंदोलन पहले से अधिक विघटित हो गया। महिला आंदोलनों के विभिन्न भागों को ब्रिटिश राज एकताबद्ध करने का काम करता था। स्वतंत्रता के बाद के महिला आंदोलनों के विघटन का कारण राधा कुमार लिखते हैं कि दुश्मन की पहचान लिंग के आधार पर नहीं की थी। दुश्मन की पहचान लिंग के आधार पर नहीं की थी। इसका कारण आंशिक रूप से उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष की आवश्यकता एवं आंशिक रूप से भारतीय संस्कृति है, जिसमें पश्चिम की तरह लिंग भेद स्पष्टता परिलक्षित नहीं होते। 1970 दशक के बाद के मुद्दे। तो 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को ग्रामीण एवं शहरी सुशासन में 1/3 आरक्षण दिया गया। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। रूप कवर सती केस देवराला सी का राजस्थान के बाद 1987 में सती प्रथा निरोधक कानून बनाया गया। 1997 में कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की प्रसिद्ध विशाखा गाइडलाइन आई। 2006 में महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम आया। अन्य जो कानून थे तो बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और बाल विवाह निवारण अधिनियम 2006। महिलाएं एवं राजनीतिक दल। तो कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों, धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करते हुए महिलाओं का समर्थन जुटाया। इंदिरा गांधी की गरीबी हटाओ की अपील ने कांग्रेस के महिला समर्थन को मजबूती दी, पर राजीव गांधी के समय हुए शाहबानोवाद यानी 1995 ने कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता एवं महिलावादी छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। बीजेपी ने हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी विषयों के आसपास महिलाओं को लामबंद किया। कम्युनिस्ट पार्टियों ने गरीबी, भेदभाव, आर्थिक शोषण एवं पुनर्वितरण के सवालों के इर्द गिर्द महिलाओं की लामबंदी का प्रयास किया। सीपीआईएम में NFIW नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन बनाई, जबकि सीपीआई ने
एडवा यानी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन बनाई। फिर जातीयता एथनिसिटी, समाजशास्त्र के लिहाज से जातीयता या एथनिसिटी अपनी पहचान का एक ऐसा आत्म सचेत दावा है जिससे समान उद्गम, समान देश और समान भाषा के सम्मिलित आधार पर किन्हीं एक आधार पर किसी समूह के साथ जोड़कर किया जाता है। तो समाजशास्त्र के लिहाज से जातीयता या एथनिसिटी अपनी पहचान का एक ऐसा आत्म सचेत दावा है जिसे समान उद्गम, समान देश, समान भाषा के सम्मिलित आधार या किन्हीं एक आधार पर किसी समूह के साथ जोड़कर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अनुशासन में एथनिसिटी का अध्ययन उस समूह के बीच संबंधों के तौर पर किया जाता है जो अपने आप को सांस्कृतिक रूप से अलग मानते हैं। भारतीय संदर्भों में अक्सर एक सी ध्वनि देने वाले दो शब्दों जातीयता एवं जाति के बीच घालमेल हो जाता है। दरअसल ये दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अंत्य आज जातियां हैं, पर तमिल होना, असमी होना, बंगाली होना, नागा होना या मिजो होना इन जातीयता का परिचायक है, एथनिसिटी का परिचायक है। एथनिसिटी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द एनास से हुई है। एथेंस का स्रोत या एथनास का स्रोत एथनिकास में निहित है, जिसका अर्थ होता है नेशन या राष्ट्र। इसलिए जातीयता अक्सर राष्ट्रत्व का आधार बन जाती है। यानी कि एथनिसिटी के आधार पर सांस्कृतिक सीमाएं तय होती हैं और उन सीमाओं को प्रतिमान मानकर हम और वे या अपने और पराये का फैसला होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास अमेरिका में यहूदी, इतालवियों, आयरिशों आदि को एथनिक ग्रुप्स के रूप में देखे जाने की शुरुआत हुई। समाजशास्त्र में जातीयता और अस्मिता का संबंध काफी पेचीदा माना जाता है। एक व्यक्ति कह सकता है कि वह वेल्स है, ब्रिटिश है या श्वेत है। इस तरह एक व्यक्ति कह सकता है कि वह आर्य या द्रविड़ है, भारतीय है, तमिल है, पंजाबी। वह अलग अलग परिस्थितियों में अपनी किसी एक जातीयता पर जोर देना पसंद करेगा। यहाँ जो एथनिसिटी है ये राष्ट्रीय आंदोलन, प्रोटो नेशनलिस्ट कहे जाने वाले इन समूहों की गतिविधियां समाचार माध्यमों में छाई रहती हैं, चाहे वो इराक के कुर्द हों, भारत के सिख पृथकतावादी हों, अरब के फिलिस्तीनी हों या श्रीलंका के तमिल हों। इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इनके राजनीतिक नेताओं का दावा है कि वे अलग राष्ट्र हैं और उन पर कोई और हुकूमत नहीं कर सकता। अंत भारत की लोकतांत्रिक राजनीति की दिशा निर्धारण में जातीयता के मुद्दे का भी वाकई काफ़ी अहम योगदान रहा है। समानतः जो एथनिसिटी है उन लोगों का समूह होती है जिनकी भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास अन्य समूहों से भिन्न होते हैं। फलस्वरूप भाषा, धर्म, जाति या जनजाति के आधार पर लामबंदी को एथनिसिटी लामबंदी या जाति लामबंदी माना जाता है। पॉल ब्रास जातीय और सांप्रदायिक लामबंदी को पर्याप्त रूप से प्रयुक्त करते हैं, जबकि दीपांकर गुप्ता इनमें भेद करते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भी जातीयता आंदोलन चलते रहे हैं। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह आज जातीय आंदोलन है। के सिन्हा ने इन आंदोलनों को मिलेनियम मूवमेंट कहा है, सहस्त्राब्दी आंदोलन कहा है, मिलेनियम मूवमेंट कहा है। जातीयता के आधार पर स्वतंत्रता के बाद से ही क्षेत्रीय स्वायत्तता हेतु, पृथक राज्यों के निर्माण हेतु या अलग राष्ट्र की मांग के रूप में जातीय आंदोलन शुरू हो गए थे। 1950 व 60 के दशक में भाषा एवं जातीयता को लेकर बहुत सारे जन आंदोलन उठे, जिन्होंने राष्ट्र राज्य के रूप में भारत के निर्माण को चुनौती दी। इसलिए विद्वान सेलिंग हैरिसन ने इन दो दशकों को मोस्ट डेंजरस डिकेड 1960 सर्वाधिक भयावह दशक कहा। फिर प्रमुख जातीय आंदोलन द्रविड़स्तान का जो मूवमेंट था, इसके बाद का आधार अलग अलग रहा। धर्म एवं भाषा, अलगाववाद, द्रविड़ संस्कृति, स्वायत्तता। नेता कौन कौन थे? पेरियार, अन्नादुरई और करुणानिधि। पंजाब में क्या आधार था? धर्म, भाषा, स्वायत्तता एवं आर्थिक मुद्दे। पॉल ब्रास के अनुसार 50 व 60 के दशकों में जातीय विवादों अथवा लामबंदी की ओर केंद्र सरकार का रूप एक अलिखित कोट में प्रकट होता था कि धार्मिक आधार पर राज्य निर्माण की मांगें पूर्णतः अरुचि, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा अन्य सांस्कृतिक रूप से परिभाषित समूहों की मांगों की कोई रियायत नहीं है, जब तक कि उस विवाद में शामिल दोनों समूहों से उठने वाली मांगों को जन समर्थन न हो। पृथक पंजाब राज्य की बात भी तभी मानी गई जब उसी राज्य की हिंदी भाषी जनता ने पृथक हरियाणा की मांग की। 1970 से 80 के दशक में खालिस्तान की मांग एवं उग्रवाद के रूप में जो पंजाब में क्राइसिस चल रहा था, विद्वान उसके दो कारण मानते हैं। एक तरफ अर्थशास्त्री व मार्क्सवादी विद्वान, फॉर एग्जाम्पल सुच्चा सिंह गिल, केसी सिंघल, हरीश कुमार पुरी, गुरुहरपाल सिंह आदि, जो पंजाब समस्या को आर्थिक एवं सामाजिक समस्या मानते हैं। हरित क्रांति के कारण बढ़ी बेरोजगारी, अलाभप्रद खेती, उपभोक्तावाद और आधुनिक मूल्यों के कारण सिख पहचान पर खड़ा हुआ संकट इसको एक कारण मानते हैं।
दूसरे विद्वान इसका कारण राजनीतिक मानते हैं। पॉल ब्रास का तर्क है कि पंजाब समस्या राजनीतिकों द्वारा किए गए धार्मिक एवं राजनीतिक छल योजन का परिणाम रही। पॉल ब्रास के अनुसार मुख्यतः यह केंद्र राज्य संबंधों के बदलने के प्रसंग में इंदिरा गांधी द्वारा जरनैल सिंह भिंडरावाले को सेवाओं का छल योजन ही था जिसने पंजाब में विवत्सा को जन्म दिया। फिर जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का स्वतंत्रता आंदोलन तथा अशांति भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक कारणों से जुड़ी हुई है। जनजातीय एवं जातीय आंदोलन, तो भारत में वस्तुतः जनजातियां ही देश में जातीय आंदोलन की सबसे उपयुक्त उदाहरण पेश करती हैं। भारत में जनजातियों के दो भागों में बांटा जा सकता है। सीमांत जनजातियां एंड फ्रंटियर ट्राइब्स, ये उत्तर पूर्वी राज्यों, फॉर एग्जाम्पल जो सेवन सिस्टर के स्टेट हैं उनमें पाई जाती हैं। और गैर सीमांत जनजातियां नॉन फ्रंटियर ट्राइब्स देश के बाकी राज्यों में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। गैर सीमांत ने अलग राज्यों की शांतिपूर्ण मांग की, जिसमें बिहार से अलग, झारखंड व महाराष्ट्र से अलग छत्तीसगढ़ की मांग मुख्य थी। पर सीमांत जनजातियों ने हिंसक पृथकतावादी एवं नवीन राज्य निर्माण की मांगे रखी। इसमें नागालैंड एवं मिजोरम की मांग पृथकतावादी थी, जबकि बोडोलैंड, कार्बी आंगलोंग असम में और गारो खासी और जैंतिया की मांग मेघालय नवीन राज्य की मांगे। फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विद्रोह, स्वायत्तता और पृथकतावादी आंदोलनों, निजातीय संघर्ष व आतंकवाद आदि समस्याओं के संबंध में दो दृष्टिकोण है। पहला राष्ट्र राज्य निर्माण दृष्टिकोण, दूसरा है संघ राष्ट्र निर्माण दृष्टिकोण। प्रथम दृष्टिकोण के समर्थक हैं मायरन बीनर, बीजी बर्गीज, एस के चौबे, बीबी सिंह आदि का मानना है कि यह राष्ट्र राज्य के निर्माण के दौरान उठने वाली परंपरावाद बनाम आधुनिकीकरण व लोकतांत्रिकरण की समस्या है। आधुनिक एवं पारंपरिक नेतृत्व के बीच संघर्ष व नई पीढ़ी की आकांक्षाएं पूरी करने में राज्य व्यवस्था की अक्षमता। संघ निर्माण का दृष्टिकोण उन विद्वानों का है जो उस क्षेत्र में पैदा हुए तथा, फॉर एग्जाम्पल संजय बरुआ, सजल नाग, संजय हजारिक, बेज बरुआ। इनका कहना है कि राष्ट्र राज्य बनने हेतु केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्व के साथ सौतेला व्यवहार किया, सीमांत एवं छोटी राष्ट्रीयताओं की उपेक्षा की, मानव अधिकारों का उल्लंघन किया। संजीव बरुआ ने अपनी पुस्तक इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फ असम एंड द पॉलिटिक्स ऑफ नेशनलिटी 1999 लिखी। पॉलिटिक्स ऑफ नेशनलिटी 1999 में तर्क दिया केंद्र सरकार को राष्ट्र राज्य की बजाय संघ निर्माण का दृष्टिकोण अपनी छोटी राष्ट्रीयताओं को अपने क्षेत्र में ज्यादा स्वायत्तता देनी चाहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।